डियर हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। और अब हम केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर जो फिजिक्स सीरीज़ है उसके अंदर आए हैं वापस से लौट के। कल हमने इसका पार्ट 4 क्लियर कर चुके थे। अब हम पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे उससे आने वाले क्वेश्चंस करेंगे। और आज ही क्वेश्चन की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट चैप्टर की डाल दी जाएगी। ओके, तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ को। देखो, मैं क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसके अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा, यानी कि न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाऊंगा, साथ में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैंने इस न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले कि मैं पढ़ाऊँगा फिल इन द ब्लैंक्स। पहला मैं पढ़ाऊँगा फिल इन द ब्लैंक्स, कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि यूनिट है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स बेटा यूनिट कन्वर्जन के बेस पर होंगे। इससे अलावा फिल इन द ब्लैंक्स बनता ही नहीं। यूनिट कन्वर्जन्स के बेस पर होंगे कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। आप बता सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। नंबर ए कैटेगरी तो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाली तैयार हो चुकी है। नंबर बी कैटेगरी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया यूनिट कन्वर्जन के बेस पर। नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल उसके अंदर आने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूं, जो आपको मैंने रडार के बाद मैंने सोनार, ठीक है ना, और सोनार के बाद इको, इनके अंदर हमारे क्या चलेंगे, इनके बेस पर न्यूमेरिकल चलते हैं। नंबर थर्ड आपको नंबर सी पे मिल जाता है मैचिंग। नंबर थर्ड सी पे जो मिल जाता है वो मिल जाता है मैचिंग। हम मैचिंग जो करेंगे वो करेंगे यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटी, तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी, तो सबसे पहले देखिए फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद में नंबर डी कैटेगरी में जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे। नंबर डी पर कौन आ जाएगा, नंबर डी पर हमारे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इस चीज़ का ध्यान रखना। नंबर डी पर हमारा कौन आएगा बेटा, नंबर डी पर हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो इसके अंदर न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस हैं उनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स चलेगा यूनिट कन्वर्जन के बेस पर। दूसरा न्यूमेरिकल्स चलेंगे रडार, सोनार, इको मेथड के बेस पर। मैचिंग चलेगी फिजिकल क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स के बीच में। और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके आएंगे और इसी से हम इस चैप्टर को बहुत आसान बना लेंगे बेटा। अगर मैं इन सभी का मिक्सअप कर दूं तो आप एनसीईआरटी में खुद देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, किसको सॉल्व करूं, कैसे सॉल्व करूं। अगर हम इनको कैटेगरी वाइज सॉल्व कर देंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि मैं ए कैटेगरी के क्वेश्चन को करने जा रहा हूं फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स आपकी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे कैसे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स आपने सुना होगा 1 फर्मी इक्वल टू 1 फर्मी इक्वल टू। अब फर्मी में तो एटॉमिक रेडियस मेजर की जाती है, मैंने पढ़ाया भी था। 1 फर्मी इक्वल टू, तो आपको याद होना चाहिए जब आप थ्योरी से याद करोगे तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये इसका रिलेशन भी होता है बेटा। अगर आपको लिखना है तो रिलेशन लिख भी सकते हैं क्वेश्चन के नीचे। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। क्या क्लियर है बेटा। तो 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर के। नंबर सेकंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इक्वल टू किसके इक्वल होती है, एक कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है। आप बता भी सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है। तो याद रख लेना कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो होती है 1.1 × 10⁻11 मीटर के।
यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻11 मीटर। दैट्स क्लियर। तो इस तरह से हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की लगा लेते हैं। तो सबसे पहले 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, यानी कि जो 1 फर्मी होता है वो 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है। या इसके बाद देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है 1.1 इंटू 10⁻11 मीटर के। और आपको पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है कि हमारे सन से लेके अर्थ तक के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻11 मीटर। इस तरीके से सबसे पहले बेसिक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो आपकी बुक्स के अंदर, जो रिफ्रेशर के अंदर आपको दिए जाते हैं। चैप्टर के अंदर क्लियर है। बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भी बना सकते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 1 फॉर्मेटो इज इक्वल टू, ये आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन, स्मॉलेस्ट यूनिट कन्वर्जन आपको याद है तो आप इन्हें कर सकते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस 3rd कैटेगरी में एक बात आती है, उसने पूछा कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, कि 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है वो हमें बताना है। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपके लेक्चर के बीच में भी करा चुका हूं, पर लेकिन मैं इसको यहीं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बेटा मेरा दे रखा है 1 न्यूटन और यहाँ पे दे रखा है डाइन। तो मैं आपको बता दूं ये जो न्यूटन है ना बेटा, ये हमारा MKS सिस्टम है, यानी कि इसको मैं SI सिस्टम भी बोलता हूँ, यानी कि ये यूनिट मेरी SI यूनिट है फोर्स की। और ये जो डाइन है ना बेटा, ये डाइन मेरा CGS सिस्टम है। ये जो डाइन है वो डाइन कैसा है, ये डाइन मेरा CGS सिस्टम है। इसका मतलब न्यूटन को मुझे डाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब MKS को CGS में कन्वर्ट करना है या SI को CGS में कन्वर्ट करना है। और यूनिट कन्वर्जन करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या बताया था बेटा, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। हम उसी के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। देखिए कैसे, यहां से नीचे बेटा मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं 3rd क्वेश्चन, 3rd वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ होमोजेनिटी, यानी कि होमोजेनिटी के लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो आप मैंने क्या बताया कि N1 जिसमें हमें दे रखा है कितना 1, U1 कितना है SI यानी कि MKS दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। N2 बेटा मुझे फाइंड करना है, N2 है क्या जो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, U2 क्या है CGS है बेटा, U2 क्या है CGS। तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। अगर मैं इससे N2 को निकालने की कोशिश करूं तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू MKS, 1 इंटू MKS अपॉन CGS, यानी कि N2 इज इक्वल टू 1 इंटू MKS अपॉन CGS। यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं N2 तो 1 को 1 रखूंगा, यहाँ पे M क्या रखूँ, मास यानी कि मीटर सेंटीमीटर अलग अलग करूंगा, किलोग्राम ग्राम बेटा मैं लेक्चर में भी बता चुका हूं अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं रखूंगा सेकंड अपॉन सेकंड। तो क्या मैं सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट कर सकता हूं, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इसको कन्वर्ट करना है और ये आपका बेसिकली कन्वर्जन है। देखिए यहीं पे देखते हैं N2 इज इक्वल टू, मुझे बताइए अब बेटा मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम, यानी कि मुझे या तो इनको इसके इक्वल करना होगा। अब कहोगे सर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएं या मीटर को सेंटीमीटर बनाएं, तो ऐसा कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर रहा हूं बेटा कि जिस यूनिट में पूछा जाए ना उस यूनिट में कन्वर्जन करना है। जैसे CGS में पूछा है तो CGS में मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो इस वाले मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। अगर ये पूछा जाता MKS में तब मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता। तो जिस यूनिट में पूछा जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, शाबाश, यहाँ पे 100 आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे 1 किलोग्राम के अंदर बेटा कितना ग्राम, 1000 ग्राम, और यहाँ पे हमारा ग्राम आ जाएगा।
तो बेटा मेरे हिसाब से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बेटा N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 100 इंटू 1000, यानी कि N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि N2 की वैल्यू कितना आ गया भाई 10 की पावर 5 डाइन। कितना आ जाएगा बेटा 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि इसका मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है बेटा 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। बहुत अच्छे, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने में मजा भी आ रहा होगा, है ना। आपको देखो चैप्टर पता है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स भी फिल कर रहे हैं। मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी नहीं रटवाऊंगा, मैंने अगर याद है तो आप डायरेक्टली फिल कर दीजिए, नहीं तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो मेरी तो यही है, अगर एक एक नंबर की चीज़ है आप उन्हें याद कर लीजिए, आप उसमें इतना सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना कीजिए। कर सकते हैं। नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में इधर ही लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कहीं भी स्पेस नहीं है। नंबर 4 पे दे रखा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ओहो, अब की बार वैसे ना बोल करके हमें यूनिट से पता लगाना है कि वो क्या आएगा। तो क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब यहां भी लगने वाला लॉ ऑफ होमोजेनिटी है। तो उसमें देखिए यहां पे किलोग्राम ऐसा यूनिट, मीटर ऐसा यूनिट, सेकंड इनवर्स ऐसा यूनिट, ग्राम सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर सीजीएस सेकंड। तो चाहे एफपीएस में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, टाइम तो सेम ही रहता है। जब टाइम पहले से ही सेम है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। मैंने यही कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि यही कैंसिल आउट कर दिया इस तरीके से। अब कैंसिल बेटे आपको कैंसिल यहाँ नहीं करना, ये तो क्वेश्चन था, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि सिर्फ हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास बचा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे कितना अच्छा शानदार बन गया, अरे सीधा, यानी कि N1U1 और मुझे N2 फाइंड करना है और U2 हमारे पास है। तो लगा दो लॉ ऑफ होमोजेनिटी कि N2 इज इक्वल टू 1 इंटू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किस में बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने समझदार बच्चे हैं, कितना इंटरेस्ट लेंगे न्यूमेरिकल करने में। तो N2 इज इक्वल टू 1 का 1 रखो, किलोग्राम के अंदर रखूंगा 1000 ग्राम। अब मीटर यानी कि किलोग्राम, अभी देखो सबसे पहले अब मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो किलोग्राम को ग्राम में करेंगे तो 1000 ग्राम, बिल्कुल बिल्कुल। मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर के अंदर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितने समझदार बच्चे हो गए। 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ये तो ग्राम है ना, तो यहाँ भी ग्राम है और यहाँ भी सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, N2 इज इक्वल टू 10 की पावर 10 की पावर 7, सॉरी फॉर दैट 10 की पावर 7, 4 और 3 7। यानी कि जो N2 की वैल्यू निकल के आ रही है बेटा वो कितना निकल के आएगी 10 की पावर 7। यानी कि मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 10 की पावर 7। अरे कैसे 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। बहुत बच्चों को समझ में आने लगा होगा अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस। क्लियर बेटा, आप इसको सबसे पहले नोट्स कीजिएगा। जब आप बेटा क्वेश्चन करने बैठोगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप सबके पास अपनी एनसीईआरटी बुक होगी। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स बी और सी बहुत इजी हैं, उन्हें आप सेल्फ सॉल्व करोगे, सेल्फ डू इट, आप उन्हें खुद करोगे और मुझे आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना।
यानी कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बी और सी फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, वो आपको सेल्फ सॉल्व करना है, बिल्कुल इन दोनों की तरह ही होगा। तो अब हम आगे फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप फटाफट जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि अगर अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, इसके अंदर डी फॉर डॉग वाला, यानी कि आपको देगा एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एसआई ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे आ गया बेटा मेरा एसआई ग्रेविटेशनल, यानी कि जो एसआई ग्रेविटेशनल होता है वो दे रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है। अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है इस तरीके से, इसको बनाना है डाइन के अंदर, इसको बनाना है सबसे पहले भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स को सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब सेकंड इनवर्स यानी कि पावर किलोग्राम इनवर्स, इस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले अब देखिए कैसे इस न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अलग है ये इसके अंदर। तो बेटा देखिए न्यूमेरिकल्स के अंदर, यानी कि मुझे जो यूनिट दी गई है वो है बेटा 6, यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डैश फिल करना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 किलोग्राम इनवर्स, इतना मुझे निकालना है। कैसे आप इसके अंदर निकालोगे आपको ये देखना है, मतलब यहाँ पे आपको करना है सेंटीमीटर क्यूब, अब आपको करना है। तो बेटा अब आप देखोगे सर मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया कि यहाँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 किलोग्राम इनवर्स, हम इसको कैसे करेंगे। अब हम उसमें कोई बात नहीं, उसके लिए तो हम जिंदाबाद हैं आपको सारे कंसेप्ट सिखाने के लिए। आप मुझे सबसे पहले बस इतना बताते चलना, ये जो न्यूटन है ये किसकी यूनिट है बेटा, फोर्स की यूनिट है। किसकी है, फोर्स की। एसआई यूनिट है या सीजीएस यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये सारी सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर सेकंड। आगे चल के मुझे अभी सीजीएस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बस मुझे बताओ फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, मास इंटू एक्सलेरेशन। मास होता है किलोग्राम और एक्सलेरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी शानदार बात है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बात सही है ना। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको ये भी लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो सेकंड की पावर हो जाएगी -2, यानी कि मैं न्यूटन की जगह ये लिख सकता हूं। ये किसकी जगह आई है बेटा, और इन सभी को मिलाकर के हम न्यूटन बोलते हैं कि नहीं बोलते। भाई जो मास होता है किलोग्राम में, एक्सलेरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैंने लिखना शुरू कर दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड या सेकंड की पावर -2। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये वाली वैल्यू न्यूटन के अंदर पुट करूंगा, ये वाली वैल्यू न्यूटन के अंदर पुट कर दूंगा। इसका मतलब मैं यहां कर सकता हूं 6.67 इंटू 10⁻11। न्यूटन की जगह क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, अब आगे तो मीटर स्क्वायर है ही ना, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम की पावर -2, किलोग्राम की पावर -2। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 मैंने न्यूटन की जगह, जो न्यूटन है बेटा उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर को मैं ऊपर ले गया, माइनस में पावर चली गई, फिर आगे मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। मुझे दिख रहा है कि यहां पे किलोग्राम की पावर 2 है, यहां पे किलोग्राम की पावर 1 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो किलोग्राम तो नीचे बचा ना, नीचे बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 कितना बचा बेटा यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे मीटर और मीटर स्क्वायर, तो मीटर का क्यूब, अरे शानदार, बहुत अच्छे, मीटर का क्यूब। उसके बाद कितना, सेकंड की पावर -2 अपॉन किलोग्राम, बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर।
अब ये किलोग्राम भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं, नीचे तो पावर प्लस में बचेगी, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहां ये लिख सकता हूं 6.67 इंटू 10 की पावर 11 मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 किलोग्राम की पावर -1 किलोग्राम की पावर -1। दैट्स, ये भी बात क्लियर। हाँ, अब मेरा कुछ मजा आ गया। कैसे? ये सारा कैलकुलेट करके देखिए कि 6.67 इंटू 10 की पावर 11 मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 किलोग्राम इनवर्स। ये इसे तो मान के चलो ऐसा यूनिट, और जरा सामने देखना, मीटर का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब, सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर -2, किलोग्राम की पावर इनवर्स किलोग्राम की, ओहो, यानी कि सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, मामला बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। तो अब इसको हम कन्वर्ट करके देखें। अब चलते हैं इसके कन्वर्जन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले अब इसके अंदर कन्वर्जन में लगाएंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या लगाने वाले हैं स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ होमोजेनिटी। अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अंदर क्या वैल्यू है? 6.67 इंटू 10 की पावर 11 10 की पावर 11 मीटर क्यूब, इधर सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर -2, उसके बाद किलोग्राम की पावर इनवर्स। तो अब मैं उसकी कंपैरिजन अगर इससे करके देखूं तो इसकी, ये तो जिसमें बदलना है ना बेटा, उसको तो नीचे लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर का क्यूब, उसके बाद सेकंड की पावर -2, और शाबाश, किलोग्राम की पावर -1, किलोग्राम की पावर से किलोग्राम की पावर, सेकंड की पावर से सेकंड की पावर। बेटा मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये ऐसा यूनिट हो गई, और मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो सीजीएस हो गई। तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो नीचे, और जिससे कन्वर्ट करना है वो ऊपर। जिसको कन्वर्ट करना है या जिससे कन्वर्ट करना है वो ऊपर, और जिसमें करना है वो नीचे। सेम क्वांटिटी तो कट गई, तो कितना बचा? 6.67 इंटू 10 की पावर 11 मीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो आप क्या करना है, 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर के अंदर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर का क्यूब, और 100 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन 100 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका मतलब 6.67 इंटू 10 की पावर 11 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का क्यूब अपॉन सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर 6, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 10 की पावर 6, और 10 की पावर 11 और 10 की पावर 6 बोले तो 10 की पावर 17, 6.67 इंटू 10 की पावर 17 हो जाएगा। तो ये आ गया 6.67 इंटू 10 की पावर 17। इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ जाएगा बेटा। कुछ समझ में आया स्टूडेंट? क्या किया? कुछ भी नहीं किया, बस पकड़ा एक बार। बस इसमें मैंने न्यूटन की वैल्यू को सॉल्व किया है, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग मैच करना था ना। यहां मेरा मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स बन रहा था, यानी कि और जबकि यहां तो न्यूटन था ही नहीं, वहां न्यूटन था, तो हमें तो बेटा वैल्यू सेम करनी थी ना। अब वैल्यू सेम करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आ गया, मैंने इंटरचेंज कर दिया, F बराबर एम में, एम में से किलोग्राम, ए से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट करी, इसको वैल्यू जैसे ही मैंने पुट करी, और वो वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसके साथ कंपैरिजन कर दी। जो वैल्यू कट रहा है कट गया, और जो नहीं कट रहा था उसको मैंने इंटरचेंज करके बना दिया। तो बेटा मुझे बताओ कि SI ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा? इजिकल टू हो जाएगा बेटा हमारा, यहां पे अगर फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, 6.67 इंटू 10 की पावर 11 वो 10 की पावर 17 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स किलोग्राम इनवर्स। ये आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। बेटा क्या आप इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स, आप देखो इतने तो रट नहीं सकते, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम फिल इन द ब्लैंक्सों को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? उसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसके रडार, सोनार और इको मेथड के न्यूमेरिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स और भी हैं, अब जो फिल इन द ब्लैंक्स मैं दूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीपीटी में दिए जाएंगे, और वो पीपीटी को मैं सॉल्व करवाऊंगा। आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें क्या आएगा और इसमें कैसे आएगा, क्या करना है, ठीक है ना।
तो आप सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स की जो टफ थे वो तो मैंने बिल्कुल बता दिए कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा। आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो बेटा आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। बेटा फिजिक्स तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर फिजिक्स यार मैं अगर रटता, क्या मुझे ये याद होता कि मैं इसकी जगह 17 लिख दूं? मैंने पूरा कैलकुलेट किया है, मुझे कंसेप्ट पता था कि अगर मैं यहां ऐसा कर दूंगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा। और इस चीज़ के लिए बेटे टाइम देना पड़ता है, एफर्ट देने पड़ते हैं। आप जब अच्छे 12th पास करोगे तो बहुत से बच्चे सोचेंगे हम बीएससी कर लें, बीटेक कर लें, ठीक है ना। तो बेटा उसमें फिजिक्स आपका तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन द फ्यूचर आप फिजिक्स के टीचर ही बने, फिजिक्स के लेक्चरर बने, फिजिक्स के प्रोफेसर बने, आपको तो आना चाहिए ना। वो इस तरीके से आता है। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन जो डिपेंड करेगा बेटा वो करेगा न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स निकालेंगे रडार, सोनार और इको मेथड पे। आप टेंशन नहीं लीजिए बेटा, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स और भी कराने हैं। अब वो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी पीपीटी की, क्वेश्चन की, उसके अंदर आपको करने हैं। और जिस बच्चे पे नहीं है, जिस बच्चे के पास पीपीटी नहीं पहुंचे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो आज शाम तक पीपीटी डल जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ के हैं, कांटेक्ट में हैं, वो मुझ पे ये डाउट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और वरना जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन इन वीडियो को देख रहे हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में से लिंक को डाउनलोड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के। जब नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में ही क्वेश्चन को पूछेंगे। और जो अपने कॉन्टैक्ट के स्टूडेंट है, अपने नियर बाई स्टूडेंट है, वो हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो इसके आगे की क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बट आपकी समझाने का तरीका था कि इस चैप्टर से ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। थोड़े से जो इजी लेवल है वो तो आप कर लोगे, पर जिनमें थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा था वो मैंने आपको करा दिया। अब हम थोड़ी सी दूसरी तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल चलेंगे रडार, सोनार और इको मेथड के बेस पर। इनके बेस पर मुझे न्यूमेरिकल कराने हैं। तो न्यूमेरिकल आपके सामने है, और ध्यान रखना हर एक न्यूमेरिकल में क्या करूंगा, डायग्राम से समझाऊंगा। देखिए, ए लेजर बीम एम्ड एट द मून टेक्स 2.5 सेकेंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट मून सरफेस। फाइंड द रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट अराउंड अर्थ। ओहो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले समझिए, आप खुद कह दोगे ये मेरी अर्थ है बेटा, इसको मैंने अर्थ मान लिया, ठीक है ना। और अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक लूनार ऑर्बिट, एक लूनार है, ठीक है ना। वो लूनार चक्कर लगा रही है, वो लूनार चक्कर लगा रही है। मतलब वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रही है। अब वो क्या करता है, अपने अंदर से एक लेजर लाइट निकालता है। क्या निकालता है, लेजर लाइट। मतलब लूनार जो है, वो लूनार यहां इस वाले पॉइंट से एक लेजर निकाल देता है, इस वाले पॉइंट से एक लेजर निकाल देता है, यहां एक लेजर निकाल देता है, यहां एक लेजर निकाल। देखो लेजर आ रही है बेटा, है ना, इस तरह से लेजर डालता है। तो जब लेजर जो है, लेजर का बीम लूनार से चलता है, अर्थ पे टकराता है, ठीक है। तो टकराने के बाद यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। आप भी समझते हैं, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जब कोई लाइट आती है तो सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चले जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये अर्थ पे टकराई, टकराने के बाद वापस वो लूनार के पास चली गई। कौन, फ्लैश लाइट। तो ये यहां से जब चली, लूनार से अर्थ तक आई, और वापस से अर्थ से लूनार तक जाने में इसे जो पता है कितना टाइम लगता है, 2.5 सेकंड का टाइम लगता है, 2.5 सेकंड का टाइम लगता है। तो बताइए लूनार ऑर्बिट की अर्थ के चारों तरफ रेडियस क्या होगी। तो आपको गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, टाइम, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर लाइट, ये डायग्राम बनेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लेजर लाइट टाइम कितना है बेटा, 2.5 सेकेंड। अब लेजर लाइट है बेटा, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट किसकी स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कितना है, आप बचपन से जानते हैं,
स्पीड ऑफ लाइट होता है बेटा कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दैट्स क्लियर। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरी बात समझनी है। बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो क्या है, रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा देखिए, ये अर्थ की सरफेस है, अगर मैं इसे यहां से मिला दूं, ये कोई पूरा चक्कर है, तो इसको रेडियस बोल सकते हैं क्या? रेडियस बोल सकते हैं, बिल्कुल इसे रेडियस ही बोलते हैं। अब इस रेडियस को कंपैरिजन करके देखिए, इस रेडियस को कंपैरिजन करके देखिए लूनार वाली। सपोज करो लूनार यहाँ पे बैठी हुई है, ये घूमता घूमता जो लूनार है यहाँ पे आ गया, ये घूमता घूमता लूनार यहाँ पे आ गया, तो क्या मैं इसको यहाँ मिला सकता हूँ? है, सपोज करो एक टाइम पहले लूनार यहाँ पे था, तो ये सारी की सारी क्या है, रेडियस। तो इस रेडियस की कंपैरिजन में इसकी लाइट, सपोज करो लूनार यहाँ है, यहाँ से लाइट फेंक रहा है, यहाँ लूनार यहाँ है, यहाँ से लाइट फेंक रहा है, लूनार यहाँ पर है, यहाँ से लाइट फेंक रहा है, तो वो लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जितना अर्थ का रेडियस होगा। मेरी बात तो समझो बेटा, मैं कहाँ कंसेप्ट लगा रहा हूँ। ये जब लूनार मूव कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, सपोज करो फर्स्ट पोजीशन पे लूनार यहाँ आ गया और यहाँ से अपने बीम को भेज रहा है कि बीम जाओ, अर्थ पे टकराओ और वापस आ जाओ। दिख रहा है आपको? लूनार यहाँ पहुंच गया, यहाँ से अपनी लाइट को भेज रहा है इस तरीके से, जाओ टकराओ और वापस आ गया। यहाँ गए, टकराए, टकराने के बाद वापस आ गए। तो ये जब बीम निकल के आ रहा है और जा रहा है, ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? जितना अर्थ का रेडियस होगा। इसलिए उसने उसकी जगह जो पूछ लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ पूछा है आपसे। क्वेश्चन में क्लियर है भाई? देखो इसे ही तो रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं। बीम गया आया, बीम गया आया, लाइट बीम गया आया, लूनार लाइट बीम गया आया। इसका मतलब वो जो बीम ऑफ लाइट है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? वो रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल, द बीम ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय लेजर, डिस्टेंस कवर्ड बाय लेजर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। यानी कि जो इसकी डिस्टेंस कवर होती है वो किसके इक्वल होती है? रेडियस ऑफ के अर्थ के। तो यानी कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है मैं उसे आर मानता हूं, उसे मैं एस के इक्वल मान लूं कि नहीं मान लूं? क्यों, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लेजर एस और रेडियस ऑफ द अर्थ आर, यानी कि एस इज इक्वल टू आर। अब सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपने पढ़ा है, क्या आपने पढ़ा भी है कि वेलोसिटी, फॉर्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2s अपॉन टी। शानदार। यानी कि वेलोसिटी स्पीड 2s अपॉन टी, इससे आप s निकालते थे, s निकालोगे तो s निकालने के लिए क्या करोगे? v इंटू टी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब s निकाल लोगे तो s निकालिए ना, s निकल जाएगा और s किसके इक्वल है? r, तो s की जगह क्या रख देंगे हम? r, तो क्या आ जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो लगा करके देखते हैं। बेटा स्पीड कितना? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा टाइम कितना? बेटा टाइम है मेरे पास कितना? 2.5 सेकंड। 2.5 अपॉन यहाँ पे कितना बेटा? 2, तो यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा? 1.5 इतनी बार चला जाएगा ना। तो s इजिकल टू यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 8। क्लियर? अब देखिए 1.5 की 2.5 में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं होता तो हम सीधा 25 की 15 में मल्टीप्लाई करते, तो हम देखते हैं 25 10 जा 250 और 25 5 जा 125, यानी कि मल्टीप्लाई आ जाता 375। पर लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 1.5 है, आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 ही आंसर आएगा बेटा। तो s इजिकल टू कितना? 3.75 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस कवर करेगा लेजर। लेजर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 3.75 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस कवर्ड है s, वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ r इज इक्वल टू कितना? 3.75 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 3.75 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। दैट्स क्लियर।
भाई बेटा आपको समझना है कि लूनार जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। जैसे ये अर्थ है और ये आपका लूनार है, तो अब यहां घूमता जा रहा हूं मैं चारों तरफ, तो मैं मेरी जो लेजर लाइट है वो उतना डिस्टेंस कवर करेगी जितना रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यानी कि जो इसने रेडियस ऑफ द अर्थ पूछा है ना, एक तरह का वो लेजर की डिस्टेंस पूछी है कि लेजर कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बस घुमाने के लिए ये पूछा है। ये एसएल अरोरा का क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप अब छोटी क्लास में नहीं है, आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। क्वेश्चन इतने भी हलवे नहीं हो सकते कि आप कुछ एफर्ट ना लगाओ, क्योंकि बड़ी क्लास के अंदर एफर्ट लगाए जाते हैं। आप जितना अपने एफर्ट को अभी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मैं चाहता तो फर्स्ट चैप्टर में इतना एफर्ट डालता भी नहीं, ना मैं सोनार रेडार बताता, इनकी फुल फॉर्म बता के आगे बढ़ चलता, बट लेकिन मैं आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। मैं आपको हर चीज बता के चलूंगा, और जब आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज तो आपको ज़्यादा भी नहीं, आप कोई से आपसे पूछे कि आपके फर्स्ट चैप्टर से कुछ आता है, तो आप तुरंत बोलोगे मेरे पे यूनिट कन्वर्जन भी आता है, मुझे एसआई यूनिट भी आती है, मुझे एमकेएस भी आती है, मुझे सीजीएस भी आती है, मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, मुझे रडार भी पता है, रडार की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, बुलेट की गन की मेथड आपसे पूछ लेगा कि बुलेट की जो साउंड है उसको किस मेथड से निकालते हैं, आप आंसर देंगे इको मेथड से। हमें वाटर की डेप्थ को मेजर करना है मराइन के अंदर, तो आप कह दोगे सोनार मेथड। बेटा सोनार मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो आपसे इससे पता चलता है कि आपने फिजिक्स को किस लेवल पे लेकर के जा रहे हैं, और जब आपका फिजिक्स का लेवल अच्छा होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी रिफ्रेशर के बुक को कर सकते हैं। कराने के लिए हम तैयार हैं। तो बस समझ में आया, इस तरह से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मुझे ये बता दीजिए, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि बस अब पूरा डायग्राम एक बार मैं डायग्राम से समझाता हूं कि अर्थ है और लूनार घूम रही है। तो लूनार जो अपना जब फ्लैश लाइट डालती है तो वो फ्लैश लाइट उतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, सेंड दिख रहा है ना आपको, चारों तरफ मैंने समझाया भी है। तो यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है ना फ्लैश से, लेजर लाइट से, वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है जितना रेडियस ऑफ द अर्थ। इसलिए उसने क्या पूछ लिया? फाइंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अराउंड के लूनार ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। इसका मतलब आपको एक तरह का डिस्टेंस ही फाइंड करना है। और यही क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप इसको नोट कीजिएगा बेटा।